हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, हम देखेंगे क्लास 12th की हिंदी कंपलसरी का मॉडल पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला भाग है, इसका पहला जो खंड अ है, खंड अ में बच्चों आपका रहेगा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो हमने अपठित जो गद्यांश है खंड अ का, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लघुत्रात्मक प्रश्न भी हमने कर लिए थे। आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे। ये जो सारे के सारे प्रश्न थे ये हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का ही दूसरा भाग है अपठित पद्यांश। तो अपठित पद्यांश को पढ़ करके इसके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं उनका आंसर हमें देना है। तो चलो यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं। इसको लिखा है कि अपठित निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको अब लिखना पड़ेगा आंसर। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के आते थे, एमसीक्यू जाते थे, तो वहां पे आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के आंसर लिखना है। तो देखो क्या लिखा है कि यह धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात घाम में जुआ भाग्य का रख देता है, खून चाटती हुई वायु में पैनी कूसी खेत के भीतर दूर कलेजे तक ले जाकर जोत डालता है, मिट्टी को पास डालकर और बीज बो देता है, नए वर्ष में नई फसल के ढेर अन्न का लग जाता है, यह धरती उस किसान की। अब धरती किसकी है, ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे बनेंगे यहाँ से। यहाँ पे न तो भगवान की, देखिए क्या लिखा है, कवि क्या कहता है कि नहीं कृष्ण की, नहीं राम की, नहीं भीम सहदेव नकुल की, नहीं पार्थ की। तो ये धरती जो है ये इनमें से किसी की भी नहीं है। आगे का नहीं पार्थ की, नहीं राव की, नहीं रंक की, इनकी भी किसी की नहीं है। नहीं तेग तलवार धर्म की, नहीं किसी की, धरती है केवल किसान की। तो अब हम करते हैं प्रश्न, और पहला प्रश्न आपके सामने देखो लिखा हुआ है। यहाँ पे कवि क्या कहता है कि कवि ने धरती का असली स्वामी किसे माना है। तो देखो अंतिम पंक्ति में देखो क्या लिखा है कि धरती है केवल किसान की। तो इसका मतलब क्या है कि इस धरती का असली मालिक कवि ने किसको माना है, किसान को माना है। तो आपको आंसर कैसे लिखना, देखो हिंदी में विशेष रूप से ध्यान देना, पूरी पंक्ति बना करके आंसर लिखना है। अगर आप पूरे नंबर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी पंक्ति बनाइए और लिखिए कि कवि ने धरती का असली स्वामी किसान को बताया है। कवि कहता है कि भाई किसी धर्म की नहीं, किसी महापुरुष की नहीं, किसी राजा की नहीं, किसी गरीब की नहीं, किसी की भी नहीं, धरती केवल जो है वो किसकी है, धरती है केवल किसान की। अगला प्रश्न है दूसरे के नेक्स्ट कंटिन्यू करें तो हमने 6 प्रश्न, आपके 6 प्रश्न गद्यांश में आएंगे और 6 प्रश्न पद्यांश में आएंगे। तो 6 के बाद में ये 7वां हो गया और ये 8वां प्रश्न हो गया। इस प्रकार ये इनका क्रम है। किसान जुआ किसका रखता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि किसान जो है जुआ भाग्य का रख देता है। इस पंक्ति में आप देखिए, जुआ भाग्य का रख देता है। तो किसान जुआ किसका रखता है, किसान भाग्य का जुआ रखता है। तो हम यहाँ पे उसका उत्तर लिखेंगे, इस प्रश्न का आंसर हम लिखेंगे कि किसान भाग्य का जुआ रखता है। ओके, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, नहीं राव की, नहीं रंक की। इस पंक्ति में राव शब्द का क्या अर्थ है। रंक का मतलब होता है गरीब, तो उसका विपरीत हो गया राजा। तो राव का अर्थ क्या होता है, राजा से है। तो राव का तात्पर्य राजा से है। नेक्स्ट बच्चों अगला 10वां प्रश्न, कविता में व्यक्त कवि की दृष्टि कैसी है। अब यहाँ पे आपको कवि की दृष्टि बतानी है। तो इस कविता में कवि की दृष्टि जो है वो यथार्थवादी है। अब यथार्थवादी का मतलब ये होता है कवि वास्तविक धरातल पर ये कविता की रचना कर रहा है, काल्पनिक नहीं है ना। कई प्रकार की होती हैं, आदर्शवादी होती हैं, यथार्थवादी होती हैं, सिद्धांतवादी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, ऐसे अलग अलग दृष्टियां होती है कवियों की। तो ये जो कवि ने जो लिखी है कविता, ये यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो प्रत्येक प्रश्न आपका गद्यांश में भी इसी प्रकार का पूछा जाता है, एक पद्यांश में भी इसी प्रकार का पूछा जाता है। शीर्षक यानी जो टाइटल हम लिखते हैं, तो आपको लिखना है कि धरती का स्वामित्व, यानी कि धरती के स्वामित्व की बात करिए। पूरे इस पद्यांश में हमने देखा कि कवि कहता है कि वो न किसी धर्म की है, न किसी राजा की है, न किसी महापुरुष की है, न राम की है, न कृष्ण की है, न भगवान की है, न किसी की भी नहीं है। वो धरती किसकी है, केवल और केवल किसान की है। तो यहाँ पर धरती के स्वामित्व को लेकर के बात
बात करिए कि इसका मालिक कौन है, कि इसका असली मालिक कौन है, कि इसका असली स्वामी कौन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भाग्य शब्द का विपरीतार्थक क्या है, इसका विलोम शब्द क्या है। तो भाग्य का शब्द का इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुर्भाग्य या अभाग्य, तो ये इसके विलोम शब्द हो गए। तो बच्चों इस तरीके से हमने किया है गद्यांश और पद्यांश दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, और इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल जो बना हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आपको जो ये पीडीएफ है आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको नंबर भी अभी अवेलेबल करा दूंगा, तो उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको वहाँ पर लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप चैनल की, टेलीग्राम ग्रुप की। और इसके अलावा हमारा जो ऐप है, मैं आपको बता दूं, हमारा जो ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से, एजुकेशन राइज ये हमारा ऐप है। इस ऐप पे आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, तो इस ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। हिंदी का कोर्स है ना, इंग्लिश का कोर्स है, ज्योग्राफी का कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए हैं। वहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं अगला, जो हमारा क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले जो प्रश्न हैं इनको हम देखते हैं। आइए एक एक करके मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझाता भी जाऊंगा, और आपको ये देखना है सारा। तो पहला जो अपना हमारा दूसरे प्रश्न का जो पहला रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति में, क्या लिखा है कि जो भाषा परिष्कृत है, व्याकरण सम्मत है, व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा है, सर्वजन स्वीकार्य भाषा है, जिसको सभी लोगों ने स्वीकार कर ली है, आदर्श रूप से प्रचलित और शासन स्तर पर व्यवहारित है, मतलब कि सरकार भी जिसे काम में लेती है, तो ऐसी जो भाषा होती है उस भाषा को हम क्या कहते हैं। तो ऐसी भाषा को हम कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। बच्चों आंसर रहेगा आपका परिनिष्ठित भाषा। आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, बाकी मैंने कहा आपको मैं ये अवेलेबल करा दूंगा। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न है कि भाषा सूक्ष्म है और स्थूल कौन है। तो देखो, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा रूप, स्थूल का मतलब होता है थोड़ा सा विशाल रूप। तो लिपि जो होती है वो स्थूल है, लिपि। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा लिपि। अब बच्चों देखो, भाषा और लिपि में अंतर है कि लिपि जो है ना वो बड़ी होती है, और एक लिपि में कई सारी भाषाएं आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि भाषा होती है वो मौखिक होती है, भाषा होती है वो मौखिक होती है। ठीक है, भाषा मौखिक होती है, जबकि लिपि जो है वो लिखित होती है। लिपि जो है वो क्या होती है, लिखित होती है। और लिपि होती क्या है, भाषा को स्थायी स्वरूप देने के लिए, भाषा के जो या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो ध्वनि चिन्ह होते हैं जो हम बोलते हैं, इन ध्वनि चिन्हों को जो लिखित रूप जब दिया जाता है ना, लिखित रूप जब दे दिया जाता है तो वो लिखित रूप जो है वो क्या कहलाता है, लिखित रूप जो है वो लिपि कहलाता है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हम पढ़ेंगे इसका, हमारा जो व्याकरण वाला टॉपिक है उसमें हम कंप्लीट आपकी जो भाषा व्याकरण और ये सब कुछ हम उसमें पढ़ने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि चमेली का पुष्प, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। चमेली का पुष्प कैसा है, श्वेत वर्ण का है, सफेद रंग का है और सुगंधित पुष्प होता है। इसमें शब्द शक्ति कौन सी है। तो बच्चों देखो, इसमें क्या होता है कि पढ़ते ही हमें सीधा इसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे है जो अभिधा शब्द शक्ति है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो जहाँ पे किसी वाक्य को पढ़ते ही अगर हमें उस शब्द का, उस वाक्य का अर्थ सीधा सीधा अगर हमें समझ में आ जाता है, तो वहाँ पे जो होती है वो अभिधा शब्द शक्ति होती है ना, अभिधा शब्द शक्ति होती है बच्चों। तो यहाँ पे है ये अभिधा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न क्या है कि शब्द शक्ति के मूलतः भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, है ना, 3 भेद होते हैं। पहला तो होता है अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति, है ना, व्यंजना। तो ये 3 शब्द शक्तियाँ होती है। और
अभिधा लक्षणा व्यंजना क्या होती है, इसका कंप्लीट हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जावे तो अभिधा, लक्षणों के आधार पर अगर हमें उसका अर्थ समझना पड़े तो लक्षणा, और जहां लक्षणा और व्यंजना के अलावा कोई तीसरा ही अर्थ हमें समझ में आवे या ग्रहण करना पड़े तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। बच्चों नेक्स्ट है अगला कि मनु सास भरी अनुराग जमुना जल लोटत डोले, काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अलंकार वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो कंप्लीट आपको मैं वहां पे ये सारे समझा दूंगा, उत्प्रेक्षा क्या होता है, अनुप्रास क्या होता है और रूपक क्या होता है, जितने भी हमारे अलंकार जो है उसका हम अलग से एक टॉपिक लेंगे। अब यहाँ पे आगे देखो, आगे लिखा है कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक मैंने फिर भी कहा है आपको पढ़ेंगे वहां पे, पर जब किसी को किसी का रूप दे दिया जाता है ना, मतलब वो चीज नहीं है पर उससे दूसरा मान लिया जाता है, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। क्या कहा है कवि ने कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, मतलब दक्षिण ध्रुव पर जो अंधकार है ना, पृथ्वी के जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध में ये जो दक्षिण ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो ये जो दक्षिणी ध्रुव में जो अंधकार है वो अंधकार इतना भयानक है, कितना, जैसे अमावस्या की रात के समान। तो यहाँ पे अमावस्या का रूप दे दिया गया है इस अंधकार को, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो जो रूपक अलंकार कहाँ होता है? जब किसी को दूसरे का रूप दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब देखो ये अति लघुतरात्मक में भी पूछा जा सकता है या फिर इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो एबिलिटी का आपका कुछ जो प्रशासनिक शब्दावलियां हैं उसमें से 2 प्रश्न आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो एबिलिटी लिखा है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक है, मैं कुछ और आपको दिखा सकता हूं। यहाँ पे देखिए 2-1 प्रश्न हम और ले लेते हैं, बाकी फिर ज्यादा प्रश्न है वो नेक्स्ट बाद में लेंगे। तो लिखा है आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? तो पहचान होता है। और संघ का मतलब क्या होता है? तो बच्चों संघ का मतलब होता है यूनियन। हम इसे भी पढ़ेंगे, जो प्रशासनिक शब्दावली है इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूनियन। तो ये तो हमने कर दिए। और अब हमारे जो लघुतरात्मक प्रश्न हैं, तो लघुतरात्मक प्रश्न जो कि आपके 12 आएंगे टोटल एग्जाम में, है ना, 12 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, तो उनका अभ्यास भी हम करेंगे। देखो लिखा है कि फीचर क्या है, ये सारे के सारे प्रश्न हमने कंप्लीटली तैयार करे, पूरा मॉडल पेपर तैयार किया है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उसमें मिलेगी। तो नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जैसे इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे बच्चों, तो आपको जो है लिंक मिल जाएगी, है ना। और उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारे टेलीग्राम का लिंक, सारा आप जो है वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, हमने अपलोडेड वीडियोस भी जारी करते हैं हमारे इस चैनल पे। हिंदी के अलावा हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे की सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया हमारा जो ऐप है, इस ऐप में आपको ऑनलाइन क्लास भी मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास में आप ज्वाइन करते हैं और उसे ऑनलाइन आप टेस्ट देते हैं तो आपको हाथ रिजल्ट मिलेगा। आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, और राइट जो आंसर गलत है उसका राइट आंसर क्या है, सारी चीज़ें। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस चलती है बच्चों एवरीडे शाम को 8:30 बजे। ये जो लाइव क्लासेस होती हैं, तो इन लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं 8:30 बजे एवरीडे हमारी रहती है। अलग अलग सब्जेक्ट की रहती है, जिसमें हम इंग्लिश, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री सारे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।